नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार और बस मालिकों की पहले आप में नहीं हिल रही बसें। सरकारी आदेश में चलाई जाएं बसें। मांगों को मनवाने अड़े बस ऑनर्स। बस ऑपरेटरों ने कहा कि फिटनेस, इंश्योरेंस और परमिट के बिना कैसे दौड़ेंगी बसें। बस मालिकों की अपनी कई दिक्कतें, यात्रियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। 26 अगस्त को मिले जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट नगर में भी मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक विभागीय जिलाधिकारी भी पॉजिटिव। 25 और 26 अगस्त को 18 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 3 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व हुआ प्रारंभ। महाराष्ट्रीयन समाज ने की महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित। महालक्ष्मी की पूजा दूसरे दिन माता को लगाया भोग। 27 अगस्त को होगी माताजी की विदाई। और अब समाचार विस्तार से। जनता कर्फ्यू 22 मार्च से जाम बसों के पहिए अब भी नहीं चल पा रहे हैं। सरकार है कि बस मालिकों पर बसों को चलाने का दबाव बना रही है, जबकि बस मालिकों का कहना है कि कई तरह की दिक्कतों के बीच बसें चलाना उनके बस में नहीं है। ऐसे में यात्रियों को बस सेवा का लाभ लेने के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है, जबकि जिला प्रशासन ने एक दिन पूर्व बसों के संचालन को लेकर आदेश जारी किए हैं। लेकिन पहले आप की रट में बसों के पहिए जाम के जाम ही हैं। बस एसोसिएशन सचिव श्याम कौशल ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से अब तक बसों को लेकर जो परेशानी चालक, मालक और कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है, उस पीड़ा से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। कई बार अपनी मांगें रखी गई, लेकिन सरकार है कि बसों को चलाने के आदेश जारी कर रही है, लेकिन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश एवं संभाग के बस मालिकों की एक राय है कि मांगें पूरी नहीं होगी तब तक बसें अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। उन्होंने बताया कि टैक्स माफी की मांग प्रमुख है, जिसमें अगस्त तक किराया माफी की बातें हो रही हैं, जिसे बढ़ाकर अक्टूबर तक किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद से अब तक डीजल के दामों में 15 रुपये की वृद्धि हुई है और अगर इस परिस्थिति में बसों का किराया भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो बस मालिकों पर प्रतिदिन का आर्थिक बोझ पड़ेगा। भैया मैं बता दूं, भविष्य तो अभी चालू होने का नहीं है। हमारे प्रदेश स्तर में और संभाग स्तर में हमारे जो यूनियन वाले वो भी चर्चा में मतलब हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे ही चर्चा चल रही। पूरे प्रदेश में बंद है और हमारे संभाग जबलपुर संभाग जो जिसमें अपन 6-7 जिले आते हैं, इनसे संपर्क में है। तो उनका कहना ये निकल रहा है कि जब तक कि अपनी पूरी मांगे नहीं होगी तब तक अपन चक्का नहीं हिलाएंगे। कारण है कि सवाल है कि टैक्स माफ़ करने से ही नहीं होता। टैक्स उनने जो माफ़ कर रहा है वो अगस्त तक कर रहा है। हमारी मांग है उसको अक्टूबर तक की, अक्टूबर तक के टैक्स माफ़ करे और 2 महीने का नवंबर और दिसंबर का हमको उसमें कुछ रियायत दी जाए। एक तो ये हो गया है। सेकंड में है जो डीजल आज 21 मार्च से लेकर के आज तक के में 15 रुपये 20 पैसे बढ़ा है। तो 15 रुपये 20 पैसे बढ़ा है। पहले ही हमको उन्होंने लॉलीपॉप दे चुके थे हमारा किराए संबंधित में कि 10% अभी बढ़ा लो, 15% हम बाद में बढ़ा देंगे। वो आज तक नहीं बढ़ा है और ये समस्या भी 15 रुपये की है। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको अगर 1000 लीटर पर डे लग रहा है तो उनकी तो कहानी 15,000 रुपये पर डे की हो गई, तो वो तो बेचारा निपट गया। वही स्थिति हमारी भी है। मेरे को भी 2500 लीटर डीजल लगता है, तो मेरी भी कहानी लगभग 40,000 रुपये पर डे की आएगी अगर रेट नहीं बढ़ता तो। आरटीओ संबंधी दिक्कतों के बारे में कहा गया कि आई फॉर्म को ग्वालियर कार्यालय से प्राप्त करने कहा जा रहा है, जबकि बालाघाट में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी 30 दिन या 60 दिन की अवधि तक का हो। साथ ही इंश्योरेंस अवधि 6 माह तक बढ़ानी होगी। श्याम कौशल ने जोर देते हुए कहा कि सरकार कहती है कि बसें चलाई जाएं, जबकि स्थिति यह है कि बस मालिकों के पास इंश्योरेंस नहीं है, परमिट नहीं है और फिटनेस भी नहीं है, तो बसें कैसे चलेंगी। आई नॉन यूज वाली है, आई फॉर्म वाली बोलते हैं जिसको, जो बालाघाट जिले में सिर्फ आरटीओ को 2 महीने का पावर दे के रखा है कि आज 45 दिन का पावर है वो, कि अब 45 दिन में मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ये जिनने बनाए रूल्स उनको ये तो समझे कि महीने कितने दिन का होता है। आई फॉर्म बोले 45 दिन का लगाओ, हमसे टैक्स 2 महीने का लेंगे। ये 45 दिन की कहानी कि हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी। या तो उसको सीधे 60 दिन करना था या 30 दिन करना था। 30 दिन के हिसाब से महीना बनता है।
ये 45 दिन की कहानी लाए। अब उसको बोले अनुमोदन के लिए आप ग्वालियर भेजो, जो कागज़ ग्वालियर भेजते हैं तो कागज़ कमरे में निपट जाता जाके, वहाँ आते ही नहीं कागज़, दोबारा कभी अनुमोदन होके नहीं आता। तो हमारी मांग है कि आईफाम को कम से कम 6 महीने के लिए बालाघाट में पावर आरटीओ को दिया जाए। क्या आरटीओ ने अगर लिखित बाकायदा जिन्हें काम करें, जो है उसका काम करे और उसको कंप्यूटर में लोड करके जिसकी अगर आईफाम लगी है तो उसका मासिक कर 0 किया जाए। देखा जाए तो बस मालिकों की लंबी फहरिस्त में उन चालक परिचालकों का भी समावेश है जिसे शासन से 5,000 रुपये की आर्थिक मदद का वादा किया था, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। बस मालिकों का कहना है कि सरकार अपनी घोषणाओं को पूरी करे, क्योंकि चालक परिचालक बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ड्राइवर कंडक्टर जो इन्होंने 5,000 रुपये महीने के हिसाब से देने की बात की थी कि हम 5,000 रुपये महीना कंडक्टर ड्राइवरों को दे रहे हैं, वो भी बेचारे गरीब है, उनके भी बाल बच्चे छोटे छोटे, वो भी स्थिति है मैंने कि कोई केले बेच रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई घूम के पाउच बेच रहे हैं, उनके भी बच्चे। तो हम लोग उनका भी ख्याल रख रहे हैं, हमसे जितनी संभव कोशिश बनी है कि हमने उनका सपोर्ट करें, लेकिन अब प्रशासन ने जो बात बोली, प्रशासन पहले करे तो उनके लिए। बता दें कि जिला प्रशासन ने बीते दिनों आदेश जारी किया है कि बस मालिक नियमों का पालन करते हुए बसों का संचालन करें। कोरोना संक्रमण को लेकर जरूरी एहतियात का पालन करना होगा, जिस पर बस एसोसिएशन सचिव कौशल ने कहा कि जिला प्रशासन का आदेश नहीं मान सकते, इसलिए कि बसें चालू कराने जिन परिस्थितियों से गुजरना होगा वह कठिन है, और ऐसे में प्रशासन कहता है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो बस मालिकों पर कार्रवाई होगी, तो हम कैसे बसें चला पाएंगे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार को अपनी पड़ी है, बसें चलेंगी तो राजस्व बढ़ेगा, बाकी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। खैर, सरकार और बस मालिकों के पेंच के बीच बसें कब दौड़ेंगी यह कहना मुश्किल है। सौबात की एक बात कही जाए तो अभी यात्रियों को बस सुविधा के लिए इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिले में कोरोना संक्रमण में रफ्तार पकड़ ली है। लगातार दर्जन भर से अधिक नागरिक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जिले में कोरोना का संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं जिले में कोरोना की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। 26 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में 10 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक पॉजिटिव मरीज नगर मुख्यालय का है, जबकि एक विभागीय जिला अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर और जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से 26 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में 10 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 10 मरीजों के अलावा एक मरीज बालाघाट का स्टेशनरी व्यापारी है, जो अपने हार्ट का इलाज कराने नागपुर गया था और वहां पर कोरोना पॉजिटिव आया है। इन मरीजों की कॉन्टैक्ट एवं ट्रेवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पांडे की माने तो 26 अगस्त को बैहर में 4, कटंगी में 1, बिरसा में 1, लांजी में 1, बालाघाट में 1 सहित अन्य 2 ग्रामों से 2 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें बालाघाट नगर में एक जिला अधिकारी भी शामिल है, जबकि बालाघाट नगर के स्टेशनरी व्यापारी की रिपोर्ट नागपुर में पॉजिटिव आई है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 265 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 209 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 52 मरीजों का आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 मरीजों के शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर उन्हें 26 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। 25 अगस्त को 11 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से मनाए जाने वाली 3 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व जिले में भी महाराष्ट्रीय समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से भक्तिमय माहौल में मनाई जा रही है। इस अवसर पर 25 अगस्त की रात महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसमें ज्येष्ठा गौरी व कनिष्ठा गौरी व उनके 2 बच्चों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दूसरे दिन 26 अगस्त को 56 भोग लगाकर आरती की गई। गौरतलब है कि नगर के महाराष्ट्रीयन समाज में करीब 5-6 घरों में ही महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा की जाती है वो जेठानी देवरानी है, जो अपने 2 बच्चों के साथ इन दिनों मायके आती हैं। मायके आने पर 3 दिनों तक उनका भव्य स्वागत किया जाता है।
इस 3 दिवसीय पर्व में पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ माता की विदाई की जाती है। इसके साथ ही महाराष्ट्रीयन समाज में 6 दिवसीय गणेशोत्सव की भी समाप्ति हो जाती है। महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा प्रतिमा स्थापित कर 16 श्रृंगार कर आकर्षक सजावट की गई है। स्थापना के दूसरे दिन आज माता को भोग लगाया गया, जिसमें 16 तरह की सब्जियों को एक साथ मिलाकर सब्जी बनाई गई और 16 तरह की चटनी, ज्वार के आटे की आंबिल पूरी, 16 तरह के भजिए और 16 तरह की सामग्रियां चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में 16 किस्मों का काफी महत्व होता है। तीसरे दिन 27 अगस्त को हल्दी कुमकुम का आयोजन कर माता रानी की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। आपको बता दें कि माता रानी की प्रतिमा को जल में विसर्जन नहीं किया जाता है। प्रतिमा को जगह से हटाकर मुखौटा और धड़ को अलग अलग कर एक साथ बांधकर सुरक्षित रखा जाता है और आने वाले पर्व में उसी प्रतिमा को तैयार कर स्थापित किया जाता है। इस बारे में वासंती मंडलेकर ने बताया कि महालक्ष्मी पूजा ज्येष्ठा गौरी पूजा कही जाती है। महालक्ष्मी पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। 3 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा होती है। पहले दिन स्थापना होती है, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन विसर्जन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 3 दिन मायके में आती हैं, जिनका भव्य स्वागत होता है। इनकी पूजा में 16 तरह की चीजों का महत्व होता है। पूरे धन धान्य से जितनी क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये जो पूजा की जा रही है, ये महालक्ष्मी पूजा या ज्येष्ठा गौरी पूजा कहते हैं। महाराष्ट्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। हर दूसरे घर में ये पूजा की जाती है। ये पूजा भाद्रपद मास के षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी या नक्षत्र पे की जाती है। कभी ये नक्षत्र सप्तमी, अष्टमी, नवमी में आता है। इस वर्ष जो तिथि आई है वो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। आज अष्टमी की तिथि है। 3 दिन की महालक्ष्मी पूजा होती है। पहले दिन इनकी स्थापना की जाती है, दूसरी दिन विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है, तीसरे दिन इनका विसर्जन किया जाता है। इनका विसर्जन इस प्रकार से किया जाता है कि इनकी धड़, इनके नीचे पायलियाँ होती हैं और ऊपर गर्दन जो होती है, इनके चेहरे, इन सब को हम अलग अलग करके एक उसमें बांध करके सुरक्षित रखते हैं और हर साल इसी तिथि पर इनकी स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये 3 दिन मायके आती हैं और मायके आई लड़कियों का जिस प्रकार स्वागत करते हैं उसी प्रकार इनका स्वागत किया जाता है। पंच पकवान बनाए जाते हैं। इनकी पूजा में 16 हर चीज़ों का बहुत महत्व होता है। 16 प्रकार की पत्तियाँ उन पर चढ़ती है, 16 प्रकार के वस्त्र चढ़ते हैं, 16 प्रकार की सब्जियाँ बनती है, 16 प्रकार की चटनियाँ बनती हैं। इनके जो फुलोरा रहता है जिसमें हम लोग करंजी बनाते हैं, यानी गुजिया, साटोरी, पाती, जो भी चीज़ें बनाते हैं वो भी सब 16 की बनाई जाती हैं। 16 प्रकार के भजिए, यानी हर सब्जी में हम बनते कोशिश करते हैं कि हर चीज़ 16 बन सके, यानी विविध प्रकार की जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं। बड़ा पूरण का प्रसाद भोग लगाया जाता है और पूरे धन धान्य से जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें एक महत्व ये भी है कि महाराष्ट्रीयन जो साड़ियाँ होती है वो भी इनको पहनाया जाता है। इसका क्या महत्व? इसका महत्व ये है कि हमारी जो महालक्ष्मियाँ रहती हैं वो सोले में बैठती है। उनको जनरली हम ऐसे नहीं छू सकते। जब तक हम लोग सोले के वस्त्र नहीं पहनते तब तक उनको कोई भी स्पर्श नहीं करता है। तो इस जो महाराष्ट्रीयन साड़ी होती है वो प्योर सिल्क की बनी हुई होती है, सोले की बनी हुई होती है, इसलिए मुख्य रूप से उनको वो साड़ियाँ पहनाई जाती है। क्योंकि सबको पता है कि सिल्क का जो महत्व है पूजे में, हमारे यहाँ सभी हिंदू संस्कारों में सिल्क के वस्त्रों का बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन 25 अगस्त से 28 सितंबर तक जिला स्वास्थ्य समिति अंधत्व जिला बालाघाट द्वारा चलाया जा रहा है। हर वर्ष इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन ने नेत्र रोग विशेषज्ञों की कमी के चलते नेत्र से संबंधित मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में करीब 1 वर्ष से कोई भी नेत्र रोग विशेषज्ञ पदस्थ नहीं होने से मरीजों को आंखों के उपचार के लिए परेशान होना पड़ता था व निजी अस्पतालों में जांच करानी पड़ती थी। लेकिन कुछ माह पूर्व ही एक महिला नेत्र रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की गई है, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। वर्तमान में नेत्रदान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार नहीं होने से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर व SMS के माध्यम से नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में जिला अस्पताल में पदस्थ टेक्निक असिस्टेंट टी बोपचे ने बताया कि नेत्रदान पखवाड़ा हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है।
हर वर्ष इस पखवाड़े का शुभारंभ समारोह पूर्वक रैली निकालकर किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते शासन के निर्देशानुसार सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से नेत्रदान कैसे करना है, कब करना है, इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से नेत्रदान पखवाड़ा जो है ये सिर्फ शासन के निर्देश पे सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, एसएमएस के माध्यम से हम नेत्रदान कैसे करना है, कब करना है, इस विषय में हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। कब से कब तक चलेगा? शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष ये जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हर वर्ष किस तरह के कार्यक्रम होते थे? प्रतिवर्ष हम लोग इसका उद्घाटन समारोह और लोगों को करके रैली वगैरह निकाल के ये सब करते थे, लेकिन ये महामारी की वजह से इस वर्ष सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग इस वर्ष किया। प्राथमिक कृषि साख समिति लड़सड़ा में पदस्थ संस्था प्रबंधक एसपी सोनेकर द्वारा अवैधानिक रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर मिथिलेश ठकरेली को सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति की गई है, जो नियम विरुद्ध है। इस मामले की जांच कर संस्था प्रबंधक व सहायक लिपिक मिथिलेश को तत्काल हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर समिति के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख समिति लड़सड़ा में संचालक मंडल की बैठक 18 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव क्रमांक 7 के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर मिथिलेश को सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत किया गया। सेवा सहकारी समिति के सूचना रजिस्टर में मुख्य 5 प्रस्ताव वर्णित हैं और अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से रखे गए हैं। सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति के संबंध में सूचना रजिस्टर में प्रस्ताव अंकित नहीं है। समिति के प्रस्ताव क्रमांक 7 में 18 अक्टूबर को समिति द्वारा उल्लेखित प्रस्ताव और निर्णय को सफेदा लगाकर मिथिलेश को सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति की गई। संस्था प्रबंधक के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संचालक मंडल की अनदेखी कर सफेदा लगाकर उक्त कर्मचारी की अवैधानिक रूप से नियुक्ति की गई है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे समिति के पूर्व अध्यक्ष जोगराम उपवंशी ने कहा कि संचालक मंडल की बिना जानकारी के संस्था प्रबंधक द्वारा प्रस्ताव में सफेदा लगाकर प्राथमिक कृषि साख समिति में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर को सहायक लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया, जो गलत है। इस मामले की जांच कर संस्था प्रबंधक और सहायक लिपिक को तत्काल हटाया जाए और इनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। संस्था प्रबंधक के खिलाफ इसकी जांच और तत्काल इसको हटाया जाए। मामला क्या है? मामला है सेवा सहकारी समिति में कमेटी बुक होती है और कमेटी संचालन करने के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है प्रबंधक की। उस दिन प्रस्ताव रखा गया था और ये 18/10/2017 की बात है। 3 साल बाद आज सहायक लिपिक पद पर कमलेश ठकरेले द्वारा मिथिलेश द्वारा पारित किया गया है प्रस्ताव। हम क्यों आज मालूम हुआ? मिथिलेश फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। महाकौशल जन जागृति शायरी संघ ने अपनी मांगों को लेकर 26 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि देश में कोरोना महामारी के चलते संक्रमित बीमारी होने से समस्त कार्य बंद हो चुके थे, जो वर्तमान स्थिति में सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर रात्रिकालीन धारा 144 लगने के कारण धार्मिक त्योहारों में हम सभी कलाकारों का कार्यक्रम बंद है। हम समस्त कलाकार छोटे छोटे कार्यक्रम कर अपने व परिवार का जीवन यापन करते थे। शासन की योजनाओं जैसे कि स्वच्छता संबंधी, नशा मुक्ति, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी व धार्मिक स्तर पर लोगों तक कोने कोने में दूर दूर तक जन जागृति करने का काम करते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि हमारी परिस्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र शासन की तरह मध्य प्रदेश के कलाकारों को भी प्रतिमाह मानदेय व पेंशन की सुविधा दी जाए। जिले की समस्त कला मंडलियों को रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। कला मंडलियों की पंजीयन करवाने की सुविधा प्रदान की जाए। इस दौरान शायरी संघ के अध्यक्ष गौरीशंकर मोहारे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते भी वर्तमान में सारे कारोबार प्रारंभ हो गए, बाजार खुल गए, लेकिन कलाकारों को कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है। शासन ने रात्रिकालीन 144 धारा लगाकर रखी है, जिससे कार्यक्रम करने में दिक्कत जाती है। इन दिनों धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें लोग कलाकारों को बुलाते हैं और कार्यक्रम के बदले राशि देते हैं, जिससे जीवन चलता है। गाना बजाने की हमारी परंपरा है, इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, ये हमारी संस्कृति भी है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान की जाए। मांग पूरी नहीं होने पर हम सभी कलाकारों को आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। हम लोग बालाघाट जिला के समस्त महिला पुरुष कलाकार कार्यकर्ता जो ग्रामीण अंचल से हम लोग बसे हुए हैं, हम लोगों के आज यह कोरोना संक्रमित बीमारी के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में चल रही है और चलते अभी तक आई, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि सारे कारोबार प्रारंभ हो चुके हैं और बाजार भी खुल गया है, दुकानें खुल गई है, आना जाना बराबर प्रारंभ है, भीड़ भड़ाका जो भी जैसा चलते रहता है। लेकिन आज हम लोगों को अपने जो खुद की कला का हम जो गाँव में प्रदर्शन करते हैं और उसके ऊपर हम लोगों का जीवन आधार है, लेकिन हम लोगों को उसकी अनुमति नहीं है। जैसे कि शासन ने रात्रिकालीन जो धारा लगा के रखे हैं, उसके कारण हम लोगों को कार्यक्रम करने में दिक्कत जाती है। गाँव में चूँकि अभी धार्मिक त्यौहार चल रहे हैं और धार्मिक त्योहारों में हम लोगों को लोग बुलाते हैं और उसके बदले में हमें कुछ वो राशियां देते हैं और हम लोग उससे अपना परिवार जीवन यापन करते हैं। चूँकि छोटे छोटे परिवार के हम लोग हैं, हमारे गाने बजाने वाले छोटे छोटे परिवार के आधारित लोग हैं और ये हमारी एक परंपरा भी है और उस परंपरा के आधार पर हम लोग जीवन जी रहे हैं और हम उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं और छोड़ के हम उसे भूलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है। संस्कृति को नहीं भूलते हुए हम इस कार्यक्रम को लगातार करना चाह रहे हैं। इस अवसर पर गौरीशंकर मोहारे, होलूराम बिरनवार, दादूराम कटरे, रेखलाल नकपुरे, अनीताबाई परिहार, प्रहलाद लिल्हारे, रामबाई बघेले, रेणुकाबाई जामरे, गोविंद राउत सहित अन्य मौजूद रहे। परसवाड़ा जनपद के ग्राम पंचायत भीड़ी में किए गए निर्माण कार्य में सरपंच सचिव द्वारा की गई अनियमितता की जांच करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भीड़ी में विगत 4 से 5 वर्षों में किए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता कर लाखों रुपए की राशि का गबन किया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पुलिया निर्माण, विद्युत लाइन विस्तार, सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य, उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने मैदान समतलीकरण कार्य में भी अनियमितता कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इन सभी निर्माण कार्यों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीण शेषराम बिसेन ने बताया कि ग्राम पंचायत में किए गए निर्माण कार्य में भारी अनियमितता कर लाखों रुपये गबन किए गए हैं। ग्राम में तालाब निर्माण, सीसी रोड निर्माण, पुलिया निर्माण सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की जांच कर दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाए। वही था कि मतलब सरपंच और सचिवों ने मिलकर जो पंचायतों में काम करवाए हैं, उसी की शिकायत हमने जनपद में भी दिए, एसडीएम को भी दिया और यहाँ भी मतलब लेके आए कि उनके ऊपर मतलब जांच होना चाहिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट में आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत बैठक संपन्न हुई, जिसमें आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत फैक्स व विपणन समितियों को बहुसेवी एवं बहुउद्देशीय बनाने के लिए समितियों के संस्था प्रबंधकों को जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के. शुक्ला ने सभी संस्था प्रबंधकों से लाभ वाली फैक्स समितियों के संस्था प्रबंधकों से कृषि अधोसंरचना निधि योजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियां और आवश्यक अधोसंरचना अंतर्गत मानक संसाधन लाभ लेने वाले किसानों की संख्या, अनुमानित निवेश, अनुमानित सालाना मुनाफा, बाजार की जानकारी, जमीन की उपलब्धता के बारे में चर्चा की।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी S.K. शुक्ला ने बताया कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंक, सहकारी समितियों और पंजीयकों के निर्देश के अनुरूप सहकारी समिति और बहुसेवा केंद्रों के रूप में आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत जो केंद्र शासन ने मध्य प्रदेश शासन में लागू किए हैं, हमारी सहकारी समितियों को बहुसेवा केंद्रों के रूप में विस्तारित किया जाना है। अधोसंरचना के अंतर्गत विपणन संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा कर नई योजना को प्रकाशित कर सहकारी समिति को बढ़ाना और कृषकों को अधिक से अधिक सुविधा दिलाना, इस बारे में बैठक में संस्था प्रबंधकों की बैठक बुलाकर चर्चा की गई। सहकारी समिति को बहुसेवा केंद्रों के रूप में आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत जो केंद्र शासन ने मध्य प्रदेश शासन में लागू की हुई है, हमारी सहकारी समितियों को, बालाघाट जिले की सहकारी समितियों को बहुसेवा केंद्रों के रूप में विस्तारित किया जाना है, जो अधोसंरचना के अंतर्गत होगा। के तहत हमने आज समितियों की यहाँ बैठक बुलाए हुए हैं और उनसे क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक और जो विपणन संबंधी गतिविधियाँ हैं उनके संबंध में चर्चा करके नई योजनाओं को प्रस्तावित करके सहकारी समितियों को लाभप्रदता को बढ़ाना एवं कृषकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में हम यहाँ पर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। इस बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक दिगंबर भोयर, प्रभारी प्रवास राजेश नकपुरे, ML यादव, HC बसेने, हीरालाल टेम्भरे, राजेंद्र पटले, SD बोपचे, RK मरठे, मुकेश क्षीरसागर, LJ बिसेन, लक्ष्मी प्रसाद सोनगढ़े सहित अन्य मौजूद रहे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही के बंडल टोला में बुधवार 26 अगस्त की दोपहर 53 वर्षीय अधीड़ की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतक का कुंजीलाल ग्राम कोचेवाही बंडल टोला का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक दोपहर लगभग 12 बजे पड़ोसी के खेत में बने गड्ढे में अपने मवेशी को धुलने गया हुआ था, तब यह हादसा घटित हुआ, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि मृतक कुंजीलाल भलावी लगभग दोपहर 12 बजे पड़ोसी के खेत में बने गड्ढे में अपने मवेशी धुलने गया हुआ था, तभी उसका पैर फिसल जाने के कारण गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। इसका पता तब चला जब मृतक कुंजीलाल भलावी की मवेशी किसान भरतलाल मोहेश्वर के खेत में पहुंचकर तुअल खा रही थी, जिसके बाद अचानक किसान भरतलाल मोहेश्वर की नज़र उस मवेशी पर पड़ी, जिसके बाद उसके मवेशी को पकड़कर आवाज़ लगाने लगा कि ये मवेशी किसका है, मगर किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। जिसके बाद किसान भरतलाल मोहेश्वर खुद ही मवेशी को पकड़कर गड्ढे की ओर गया तो देखा कि गड्ढे के पास किसी के कपड़े पड़े हुए थे। जिसके बाद वह गांव में जाकर पूछताछ की कि कोई मवेशी धुलने गया था क्या। जिसके बाद उसको गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि कुंजीलाल भलावी मवेशी धुलने गया था। जिसके बाद किसान को शक हुआ और गाँव वालों के साथ जाकर देखा तो गड्ढे में कुंजीलाल भलावी का शव पड़ा था। जिसके बाद लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। वह शव गड्ढे से निकालकर शव का पंचनामा कार्यवाही के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खैरलांजी में प्रधानमंत्री आवास की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर राशि आहरण कर विलंब से हितग्राही को प्रदान करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खैरलांजी के ग्राम चंदिया में विगत वर्ष 2017 में भागीरथी पति मिस्टर ध्रुवे के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, किंतु मकान के निर्माणाधीन कार्य के दौरान ही हितग्राही भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मकान अधूरा ही रहा। जिसके बाद ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक परविंद पुशाम द्वारा मृतक भागीरथी बाई के पुत्र रामसिंह ध्रुवे के खाते में शेष राशि ट्रांसफर करवाकर आहरण कर ली गई। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप ये रहा कि रोजगार सहायक द्वारा राशि के आहरण की जानकारी रामसिंह को नहीं दी गई, जबकि इस बात की जानकारी रामसिंह को तब लगी जब वह दूसरे कियोस्क सेंटर में गया। वहां उसे बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही उसके खाते से 55,000 रुपये की राशि आहरण की गई है, जिसकी जानकारी रामसिंह द्वारा ग्राम के जागरूक लोगों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि को दी गई। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने ग्राम में बैठक की, जहां पर रोजगार सहायक द्वारा आहरण की गई राशि रामसिंह को वापस देने की बात कही गई। तो सबसे पहले ले गए परसवाड़ा और शुरू में साइन वाइन करवाए और दोबारा में ले जाए तो फिर 4 बार फिंगर लगवाए और साइन करे। हाँ, उसके बाद पैसे निकाल पैसे आपको दिए? फिर पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, कौन लेके गया था आपको? रिंकू। ये रिंकू कौन है? परविंद पुशाम, रोजगार सहायक सचिव। अच्छा, सहायक सचिव लेके गए थे। अच्छा, फिर राशि आपको नहीं दी गई? नहीं दी। अच्छा,
कैसे पता चला आपके खाते से राशि निकल गई है? मझगांव गया तब तो पता चला कि भारद्वाज के पास तो स्टेटमेंट निकाले वो तो कहे 55,000 निकल गए। हाँ, तेरे खाते से करके बोले तब मालूम हुआ। अच्छा, फिर आपने रोजगार सहायक से कहा नहीं कि आपने मेरे खाते से क्यों पैसे निकाल लिए? बोला था। तो फिर क्या बोले उन्हें? जिला पंचायत भेज दिए पैसे। जिला पंचायत भेज दिए करके बोल रहे थे। अच्छा, जिला पंचायत भेज दिए बोले? हाँ। अच्छा, फिर डर के? हाँ, बोल रहे थे तो। हाँ, फिर क्या बोला उन्हें? गलती से पैसा ले लिया, दे दूंगा करके बोला, फिर दे दिए। दे दूंगा करके बोला फिर? चलिए ठीक। हाँ, ये बात जो है गांव में और पूरे पंचायत में ये जो 55,000 रुपये खाने की ये बात संज्ञान में नहीं थी, लेकिन हमें जो है हितग्राही राम सिंह धुर्वे उनके माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि भैया जो है मुझे परसवाड़ा ले गया था और 4 जगह फिंगर लगवाए और उसके बाद फिर 4 जगह मैंने रजिस्टर में दस्तक भी किया है और उसके बाद जो है जो फिंगरप्रिंट और रजिस्टर में जो दस्तक किए हैं तो उसकी भी छाया प्रति अपने पास में प्राप्त है। तो जो है सबसे पहले ये जो मकान है ये मकान 2017 में पास हुआ था और ये भागरती बाई ध्रुवे के नाम से पास हुआ था और पहला किस्त 40,000 और दूसरा किस्त 45,000। 2 किस्त लेने के बाद भागरती बाई की अचानक मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर राम सिंह सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जनपद पंचायत परसवाड़ा पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री आवास की राशि में की गई हेराफेरी की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन, जनपद सदस्य हरनाम मेरावी, नरेंद्र वाड़ीवा, अमर सिंह ताराम, अजब सिंह ताराम, छन्नूलाल यादव, सुखचंद कोड़ापे, सुखदेव ध्रुवे, लखन ठाकरे, छोटेलाल मेरावी, चैनलाल विश्वकर्मा, दीप सिंह उइके, कुमान सिंह उइके, फूल सिंह ताराम, रंजन पंद्रे, नरेंद्र टेकाम सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार और बस मालिकों की पहले आप में नहीं हिल रही बसें। सरकारी आदेश में चलाई जाएं बसें। मांगों को मनवाने अड़े बस ऑनर्स। बस ऑपरेटरों ने कहा कि फिटनेस, इंश्योरेंस और परमिट के बिना कैसे दौड़ेंगी बसें। बस मालिकों की अपनी कई दिक्कतें, यात्रियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। 26 अगस्त को मिले जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट नगर में भी मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक विभागीय जिलाधिकारी भी पॉजिटिव। 25 और 26 अगस्त को 18 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 3 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व हुआ प्रारंभ। महाराष्ट्रीयन समाज ने की महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित। महालक्ष्मी की पूजा दूसरे दिन माता को लगाया भोग। 27 अगस्त को होगी माताजी की विदाई। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।